पिछले वीडियो में n/m परमाणुओं का आयतन और एक परमाणु की त्रिज्या 4/3 πr³ तक समझा दिया था। अब हम स्मॉल m ग्राम पदार्थ में परमाणुओं का आयतन, एक परमाणु का आयतन इतना है, तो m ग्राम पदार्थ में परमाणुओं का आयतन कितना होगा, परमाणुओं की संख्या से गुणा कर देंगे m/n/M और एक परमाणु के आयतन से गुणा कर देंगे 4/3 πr³। तो ये आवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार परमाणुओं का आयतन कितना होता है, 2/3b, जहां b क्या है, पदार्थ का आयतन है। आवोगाद्रो के अनुसार पदार्थ के आयतन का 2/3 भाग होता है, अतः 2/3b को हम परमाणुओं के आयतन के बराबर रख देंगे और ये कैलकुलेशन करने के बाद स्मॉल r की गणना कर लेंगे। अगर पदार्थ का घनत्व रो हो तो हम जानते हैं b बराबर स्मॉल m/ρ, ये मान रख देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा स्मॉल r बराबर m/2πn⁻⁴ इस फार्मूले की सहायता से, इसमें कैपिटल M अणुभार है, ये निश्चित होता है किसी पदार्थ के लिए, कैपिटल N का मान निश्चित होता है, पाई का मान हम जानते हैं, घनत्व भी प्रत्येक पदार्थ का निश्चित होता है, अतः इनके मान रखकर हम स्मॉल r की गणना कर सकते हैं। इसी तरह से बात करते हैं बड़ी दूरियों का मापन। बड़ी दूरियों में लंबन विधि, पृथ्वी से दूर स्थित किसी तारे की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करना। पृथ्वी से किस दूरी ज्ञात करना। कुछ समीपवर्ती तारों 100 प्रकाश वर्ष से कम दूरी की दूरियां लंबन विधि से ज्ञात की जाती हैं। सूर्य पृथ्वी की कक्षा में व्यास AB आधार रेखा है। माना S एक तारा है जिसकी पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी है। ये यहाँ इसकी थ्योरी दे रखी है। यहाँ हम समझते हैं, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है। मान लो किसी समय पृथ्वी बिंदु A पर है, व्यासतः एक बिंदु A पर है। S एक तारा है, ये S एक तारा है। S एक तारा है, तो जब पृथ्वी यहाँ है तो हम पहले तारे S को देखते हैं। तारे S को देखते हैं। तारे S को देखते समय फिर हम उस तारे को देखते हैं जिसकी दूरी पृथ्वी से ज्ञात करनी है। जैसे जैसे और इस कोण को हम पृथ्वी पर नोट कर लेते हैं φ1। इसी तरह से 6 महीने बाद पृथ्वी दूसरी ओर बिंदु B पर आ जाती है। फिर से वही प्रयोग दोहराते हैं। एक अपने ठीक ऊपर तारे S को देखते हैं और वहां से धीरे धीरे दूरदर्शी को घुमाकर उस तारे को देखते हैं जिससे दूरी ज्ञात करनी है। तो ये कोण φ2 ज्ञात कर लेते हैं। φ1 और φ2 अगर ज्ञात हो जाएंगे तो इस तारे को पृथ्वी से ये मिला देंगे और इस तारे से पृथ्वी के बिंदु B को मिला देंगे, तो इन रेखाओं के बीच ये कोण बनेगा। यहाँ से एक लंब डालते हैं तो ये कोण φ1 है, तो ये कोण φ1 होगा आधा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसी तरह से ये φ2 है, तो ये कोण φ2 होगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। अतः ये टोटल कोण हो जाएगा φ बराबर φ1 प्लस φ2, और इसी कोण को हम क्या कहते हैं, φ को लंबन कोण। ये रेखा जो है वो A से B तक की दूरी व्यास होगी, जिसको हम आधार रेखा मान सकते हैं।
अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का फार्मूला लगाते हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, फाई बराबर बी बटे एस, एस बराबर बी बटे फाई, फाई का मान बी बटे फाई, और इसी फार्मूले से हम गणना कर लेते हैं। यहाँ से ये एस दूरी आ जाएगी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ये एस आ जाएगी, एस दूरी आ जाएगी। अब बात करते हैं प्रतिध्वनि विधि। प्रतिध्वनि विधि, किसी पहाड़ी की दूरी ज्ञात करना। जैसे यहाँ पहाड़ी है और यहाँ प्रेक्षक है, इसे पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ से एक फायर करते हैं। उस फायर की ध्वनि पृथ्वी से टकराकर वापस आती है, पृथ्वी से टकराकर वापस आती है, तो एस दूरी इधर से चलेगी ध्वनि और एस दूरी इधर से चलेगी, तो कुछ समय बाद एक दूसरे फायर की ध्वनि सुनाई देती है। जब हमने फायर किया और फिर कुछ समय पश्चात दूसरा फायर सुनाई दिया, उसके बीच का समय नोट कर लेते हैं, और चाल बराबर दूरी बटे समय, बी बराबर दूरी बटे समय से बी बराबर 2s दूरी चली, टी समय लगा, तो s बराबर बी टी बटे 2। फार्मूले से दूरी s की गणना, किसी पहाड़ी की दूरी s की गणना हो जाती है। इसी तरह से लेजर विधि, लेजर विधि भी इसी प्रकार कार्य करती है। लेजर एक अंग्रेजी का वाक्य लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर, जैसे पहाड़ी की दूरी ज्ञात करते हैं, उसमें ध्वनि का परावर्तन होता है, और यहाँ लेजर द्वारा बहुत बड़ी दूरियां ज्ञात की जाती हैं। इनका भी, लेजर तरंगें भी ध्वनि तरंगों की तरह परावर्तित होती हैं। तो लेजर तरंगें जब आकाश में भेजी जाती हैं, तो ये सरल रेखा में बहुत दूरी तक चली जाती हैं। यदि मार्ग में किसी वस्तु से टकरा जाएं, तो उसी मार्ग से उसी स्थान पर वापस लौटती हैं। माना आकाश में पृथ्वी तल से s दूरी पर एक पिंड है, जिसकी और पृथ्वी तल से लेजर किरणें भेजते हैं तथा समय नोट कर लेते हैं। कुछ समय t पश्चात ये उसी स्थान पर वापस आती हैं। इन किरणों के आने व जाने के बीच का समय ज्ञात कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं t। यदि इनकी चाल c हो, तो चाल बराबर दूरी बटे समय से c बराबर 2s बटे t और s बराबर ct बटे 2। इस प्रकार ये भी बिल्कुल उसी तरह से फार्मूला है जैसे पहाड़ी की दूरी ज्ञात की थी। उसी तरह से वहाँ ध्वनि तरंगों का परावर्तन था और यहाँ लेजर तरंगों का परावर्तन है। कोणीय विधि, कोणीय विधि चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना। चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना, जैसे ये चंद्रमा है और यहाँ पृथ्वी पर ये पृथ्वी है, अर्थ, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। हम पृथ्वी पर किसी स्थान P पर खड़े होकर दूरबीन की सहायता से हम जब चंद्रमा को देखते हैं तो एक चकती के रूप में दिखाई देता है। इसके सबसे पहले एक किनारे को देखते हैं, फिर धीरे धीरे दूरबीन को घुमाकर इसका दूसरा किनारा देखते हैं और दूरबीन कितने कोण से घुमाई, ये कोण थीटा को नोट कर लेते हैं। चंद्रमा का व्यास अगर कैपिटल D हो, ए से बी तक कैपिटल D हो,
तो उसी तरह से कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या के फार्मूले से थीटा बराबर कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, जहां स्मॉल डी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है स्मॉल डी। और इस तरह से कैपिटल डी बराबर डी थीटा कोण ज्ञात कर लेते हैं और डी थीटा यहाँ से स्मॉल डी की गणना कर लेते हैं। ये फार्मूला है, इससे स्मॉल डी की गणना कर लेते हैं। आगे बात करेंगे द्रव्यमान का मापन और समय का मापन। ये जब अगला टर्न आएगा तब बात करेंगे, ठीक है। आज हम यहीं तक नोट करते हैं। इनका जो हमने समझाया है इसके नोट्स अपलोड कर रहे हैं। इन्हें अपनी फेयर कॉपी पर लिखकर अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ दिक्कत आती है वीडियो का सहारा लेंगे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।